दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा टॉपिक जो आज है आज जो हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आया है नातेदारी। देखिए, नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर नातेदारी होती क्या है? नातेदारी देखिए, इस जो है हमारा सिलेबस है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नातेदारी अगर देखा जाए अर्थ और परिभाषा, तो हम कहते हैं नातेदारी हमारे संबंधों को समझने का एक तरीका है। यानी संबंध हमारा किसी के साथ क्या है उसको समझने का एक तरीका माना जाता है, एक सिस्टम माना जाता है। यह सामाजिक बंधन है जिसके कारण रक्त संबंध और विवाह होता है। यानी देखा जाए तो नातेदारी एक तरह के रक्त संबंध होते हैं जिसमें विवाह भी होता है। सामान्य शब्दों में नातेदारी में से रिश्ते आते हैं जिसका संबंध रक्त तथा विवाह से होता है। यानी रक्त का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे अपने होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रक्त संबंध होता है, और विवाह से जो रिश्ता बनता है, तो ये सब के सब जो होते हैं नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। नातेदारी वो व्यवस्था है जो पारिवारिक संबंधों के विवाह से जुड़ी हुई है। यानी ये सारे जो है विवाह से जुड़ा होता है। कहते हैं विवाह होते ही तरह तरह के नातेदारी जो है हमसे जुड़ जाती है, तो इसे नातेदारी ही कहा जाएगा। रक्त संबंधियों के अतिरिक्त यह जो है जुड़ाव प्रजनन और जो है धन ग्रहण के माध्यम से भी होता है। यानी हम किसी से लगाव रखते हैं तो इससे भी जो है नातेदारी यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, सच्चाई यही है कि सामाजिक जान पहचान जैविक जान पहचान की अपेक्षा सामाजिक संबंधों को मान्यता देने की है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक जो जान पहचान होता है वो भी एक जैविक पहचान होती है, यानी वो भी एक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। यदि किसी संबंध को समाज मान्यता नहीं देता है तब उसे नातेदारी के क्षेत्र नहीं माना जाता है। यानी अगर समाज किसी संबंध को मान्यता देता है तो वही हमारे रिश्तेदार के रूप में होते हैं। अगर वो समाज उस चीज़ को मान्यता नहीं देती है तो वो हमारे से अलग होते हैं, वो हमारे नातेदार के रूप में नहीं हो सकते। नातेदारी संबंध तभी मान्यता रखते हैं जब वे वंश क्रम से जुड़े होते हैं। यानी अपना वंश क्रम का मतलब होता है अपने पूर्वजों से जुड़े हुए होते हैं, तो ये सारे के सारे नातेदारी के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त ये संबंध विवाह या जो है दत्त ग्रहण में से जुड़े होते हैं। यानी हम दत्त ग्रहण करते हैं, इसे विवाह कहते हैं, ठीक है, उससे अगर जुड़ते हैं तो ये सारे के सारे जो है नातेदारी जुड़ जाती है, रिश्तेदारी जुड़ जाती है। ये संबंध जैविकीय मुहावरों में जो है अभिव्यक्त भी होते हैं। यानी सारे के सारे जैविक मुहावरे में अभिव्यक्त होते हैं। इसी भांति जो है नातेदारी की परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तियों के संबंध का आधार जो है वंश क्रम विवाह या दंतक्रम से होते हैं। यानी विवाह से ही जो होता है संबंध जुड़ता है, और एक संबंध जो होता है हमारा वंश क्रम के रिगार्डिंग होता है। यानी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भाई बहन होते हैं, वो सारे नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है व्यक्ति संबंधों का आधार वंशाक्रम विवाह या अंतग्रहण ही हो सकता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो नातेदारी संबंध का विस्तार तभी संभव होता है जब सामान्य व्यक्ति दो प्रकार के परंपर व्यापन यानी जो ओवरलैपिंग द्वारा जो है, अर्थात जो अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार होता है। अभिविन्यास का परिवार हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अभिविन्यास का जो होता है परिवार वो सिंपल परिवार होता है। जैसे कि मान लीजिए लड़के के पक्ष का जो होगा वो अभिविन्यास परिवार के मध्यम आएगा, और प्रजनन परिवार जो कहलाएगा जहाँ से उसकी नातेदारी जुड़ी है, जहाँ से उसका संबंध जुड़ा है, वो प्रजनन का परिवार कहलाता है। तो इस तरह से जो है इससे आपसी संबंध जुड़ती है और इससे नातेदारी सब जो है जुड़ जाता है। अथवा कहते हैं कि नातेदारी संबंध अभिविन्यास और प्रजनन परिवार से ही बनते हैं। विवाह के निषेधात्मक नियम और जो है निकट अभिगमन निषेध का नियम एक ही परिवार में पिता और पति की तरह जिस परिवार के सदस्य हैं बनने नहीं देते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक तरह का परिवार हो तो उसमें कोई तरह के सदस्य आपस में कुछ भी नहीं बन सकते, उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। एक व्यक्ति जो है अभिविन्नत परिवार में पैदा होता है और बाद में विवाह द्वारा हुआ दूसरे आरंभिक परिवार के विवाह या प्रजनन द्वारा स्थापित करता है। देखिए, एक व्यक्ति जो होता है अभिविन्यास परिवार में पैदा होता है, ठीक है, और वो मैरिज करके तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम प्रजनन द्वार कहते हैं, यानी प्रजनन विवाह कहते हैं। इसे हम प्रजनन भी कह सकते हैं, जिसे जो है इसको आरंभिक परिवार भी कह सकते हैं। तो उसके साथ जुड़ के जो है रिश्तेदारी करता है। यानी नातेदारी का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, अगर हम किसी दूसरे परिवार से जुड़ रहे हैं, दूसरे जो है परिवार से नातेदारी कर रहे हैं, तो वही तो नातेदारी कहलाती है, वही तो हमारा जो होता है किनशिप कहलाता है। तो ये इसमें साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक जो है व्यक्ति अभिन्न परिवार में पैदा होता है और बाद में विवाह द्वारा
देखिए विवाह द्वारा वो दूसरे प्राथमिक परिवार के विवाह या प्रजनन द्वारा स्थापित करता है, यानी शरीर संबंध होते हैं, इसका मतलब उससे कोई संबंध स्थापित हो गया है, कोई ना कोई रूप में संबंध तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब नातेदारी के रूप में इसको लिया जा रहा है। अब यदि हम बात करें नातेदारी के प्रकार, देखिए नातेदारी होती कितने प्रकार की है। तो परिवार का अध्ययन करने के बाद हम जो है नातेदारी का अध्ययन भी करेंगे, विवाह का लेने के बाद भी हम नातेदारी को समझ सकते हैं कि अगर आपने विवाह टॉपिक देखा है तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि विवाह का मतलब ही होता है किसी दूसरे व्यक्ति से जो है रिश्ता स्थापित करना। बुनियादी रूप से एक परिवार में दो प्रकार के नातेदारी होते हैं। इसमें जो होता है वैवाहिक नातेदारी होती है, एक समरक्त नातेदारी होती है। यानी नातेदारी जो होती है सिर्फ दो ही प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एक वैवाहिक जो विवाह के पश्चात जुड़ती है, और एक समरक्त नातेदारी होती है जो रक्त के द्वारा जुड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही आता है वैवाहिक नातेदारी। कहते हैं इस प्रकार के नातेदार विवाह पर आधारित नातेदारी होती है, इसी कारण इसे वैवाहिक नातेदारी का नाम भी दिया गया है। यानी विवाह से जो है हमारा रिश्ता यहाँ पर बुलंद होती है, तो इसे हम जो है वैवाहिक नातेदारी के नाम ही दिया जाएगा। सबसे प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी पति और पत्नी है। यानी सबसे पहले अगर वैवाहिक नातेदारी के रूप में देखा जाए तो पति पत्नी जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके इनके साथ कई रिश्ते जो है साथ में भी जुड़ जाते हैं। यानी जब पति पत्नी बन जाते हैं तभी जो है सारे रिश्ते जो नातेदारी जुड़ते हैं। अपने जो है विस्तारित स्वरूपों में इन दो नातेदारियों में दंपति और सहोदर भाई बहन होते हैं, और इस प्रकार दामाद और ससुर की नातेदारी वैवाहिक होते हैं। यानी जब विवाह हो जाता है तो दामाद ससुर इस बहुत से जो नातेदारी है आपस में जुड़ जाता है, यानी आप उनके रिश्तेदार हो जाते हो। तो इसमें यही होता है कि जो लड़की पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे लड़के पक्ष के नातेदार बन जाते हैं, और जो लड़के पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो लड़की पक्ष के नातेदार बन जाते हैं। यानी एक दूसरे के पास जो होते हैं संबंधों को यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक दूसरे के रिश्ते से में जुड़ जाते हैं। इसी तरह अगर साले और साली की नातेदारी भी वैवाहिक ही होती है। अगर साला और साली की बात किया जाए तो ये विवाह के पश्चात ही जुड़ता है, इससे पहले ये नहीं जुड़ता है। तो ये सब वैवाहिक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें समरक्त नातेदारी की तो कहते हैं दूसरे प्रकार की नातेदारी जो है वंशाक्रम पर आधारित होता है। यानी ये वंशक्रम पर आधारित होता है, ये जो हमारा है पूर्वजों पर निर्भर करता है, और इसलिए इसे हम रक्त संबंधी नातेदारी के भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रक्त से जुड़े होते हैं। और रक्त का मतलब होता है कि अपने ही परिवार के व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे दादा परदादा के भी जो है बच्चे, वो भी हमारे नातेदारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी हमारे ही जो है खून से जुड़े हुए होते हैं। एक बच्चे और उसके माता पिता के संबंध रक्त संबंध का होता है। यानी बच्चे, माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया है इसलिए वो उनका रक्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि माता पिता का डीएनए बच्चे होते हैं। यानी बच्चे में माता पिता के सभी गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, इसलिए हम वंशक्रम इसमें यहाँ पर कह सकते हैं। इसी तरह चाचा व भतीजे का भी संबंध भी रक्त संबंधी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो उनके पापा थे, ठीक है, तो वो दोनों एक ही थे। तो इसलिए अगर एक पिता से अगर दो बच्चे जन्म लिए हैं, अगर वो भतीजे चाचा के रूप में हैं तो भतीजे के साथ संबंध भी रक्त संबंधी ही होगा। रक्त संबंधी नातेदारी जो है जनिक होते हैं, ना कि माता पिता और बच्चों में पाए जाते हैं। माता और बच्चे का संबंध रक्त संबंधों की शुरुआत होता है, क्योंकि इसमें जो होता है देखिए माता के साथ बच्चों का जो संबंध होता है शुरुआती होता है, क्योंकि फादर देखिए चाचा और फादर एक ही माता पिता के संतान थे, लेकिन यहाँ माँ जो है किसी दूसरे जगह से आ रखी होती है। तो बच्चे में जो गुण होगा वो शुरुआती होगा, लेकिन पिता का गुण जो है कई जगहों से वो ट्रांसफ़र होकर आएगा। तो यही बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो माँ का जो होता है वो शुरुआती होता है, जो कि अपने विशुद्ध अर्थ में बच्चों के पिता, दादा, चाचा, चचेरे भाई बहन, चाची आदि से पाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही समझने के लिए ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर देखा जाए तो नातेदारी हमेशा एक दूसरे के रक्त या विवाह द्वारा ही जुड़े नहीं होते हैं। ज़रूरत नहीं है कि विवाह के द्वारा या रक्त के द्वारा ही हमें नातेदारी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतुल कई बार जो होता है बोल चाल में इन्हें नातेदारी माना जाता है। कई व्यक्ति को तो हम ऐसे भी रिश्तेदार बना लेते हैं, उनके दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, तो ये भी एक नातेदारी का रूप ही धारण कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम सिर्फ रक्त संबंधी और विवाह के द्वारा ही रिश्तेदारी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे नातेदारी जो है काल्पनिक नातेदारी कहलाता है, क्योंकि ये कल्पना के द्वारा बनाई जाती है। इसमें हम बातचीत करके भी किसी को अपना जो है आइडल बना सकते हैं, उससे हम रिश्तेदारी रख सकते हैं।
इस तरह के नातेदारी को जो है वास्तविक जैविकीय संबंध पे अपेक्षित सामाजिक संबंधों के द्वारा मान्यता दी जाती है। यानी ये जैविक नहीं होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है, ये सिर्फ सामाजिक प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम एक दूसरे से बात विचार करते हैं, अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, उनमें खान पीन की जो होती है उनमें हम आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से एक रिश्तेदारी नहीं हो जाती है, यानी एक तरह से रिलेशन हो जाती है। तो इसको हम एक जैविक नहीं कह सकते, हम इसको सामाजिक संबंध के रूप में हम इसको ले सकते हैं। कहते हैं अगर नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टैडालों में एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं उनके, यानी एक ही समय में एक से अधिक पति रखने का जो है नीलगिरी पहाड़ियों के जो है टैडालों के जनजाति में ये पाई जाती है। इस स्थिति में जैविकीय पिता बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं, यानी जैविकीय रूप में देखा जाए तो इसके पिता कौन होंगे, तो ये बहुत बड़ी जो है प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। लेकिन सभी बच्चे का पिता एक ही होता है। पिता का दर्जा एक ही पति को इसलिए दिया जाता है कि वह अपनी एक ही पत्नी के बच्चे को धनुष एवं बाण देकर धार्मिक जो है दस्तूरी पूरा करता है। यानी यहाँ पर रीति रिवाज रहा होगा कि एक ही को ही पिता का दर्जा दिया जाता है। बेशक ये औरत जो है कई पतियों के साथ जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन एक ही को जो है बच्चे का जो है धार्मिक पिता बना दिया जाता है। इसके लिए एक अनुसरण होती है जिसमें धनुष व बाण देकर जो है धार्मिक दस्तूरी पूरा किया जाता है। दस्तूर पूरा करने के बाद जो होता है एक ही को ही पिता का दर्जा मिल जाता है। यद्यपि यह व्यक्ति जिंदा न हो फिर भी वह उस पत्नी के ही सम्मिलित पति तथा सभी बच्चों का पिता माना जाएगा। यानी वो जीवित हो चाहे नहीं भी हो, लेकिन फिर भी जो है उसका बच्चा का पिता वही कहलाएगा। बच्चे व बच्चों को दत्तक लेने वाले के बीच संबंध भी पिता पुत्र की ही रह जाता है। यानी कोई अगर बच्चों को गोद लेता है तो पिता और पुत्र का संबंध ही यहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो ये सारे के सारी बातें जो होती है नातेदारी के अंतर्गत ही आती